हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास के लिए एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, इस टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम मास परसेंटेज की बात करते हैं। मास परसेंटेज क्या होता है? ठीक है, देखिए मास परसेंट एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग मास परसेंट या परसेंट मास लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू मल्टीप्लाई बाई 100। ये परसेंटेज मास होता है किसी भी एलिमेंट का। देखिए परसेंटेज मास से हम एलिमेंट से क्या लेना है, इसमें देखिए सपोज़ करिए कि अगर मैंने H2SO4 ले लिया, ठीक है, आपसे कहा है कि सल्फ़र का परसेंटेज मास या मास परसेंटेज कितना है, तो सल्फ़र का हम मास पर रखेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर मास कितना है, इतना, और उसका मोलर मास कितना है, जो पूरे इसका मॉलिक्यूल का H2SO4 के होगा, वो उसका क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। देखिए तो यहाँ पर ये कितना आएगा 98 और इनटू कितना हो जाएगा 100। तो ये किसका आ गया, ये H2SO4 में मास परसेंट ऑफ सल्फ़र का मास परसेंट आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट में का परसेंटेज मास कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग डिफिनीशन के फॉर्म में लिखें तो मास ऑफ एन परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड कैलकुलेटेड इन 100 है ना, आर कॉल्ड मास परसेंटेज। यानी 100 में अगर हम लोग कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसको परसेंटेज कहते हैं, और एलिमेंट की कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ की अभी न्यूमेरिकल्स में इसकी नीड है, तो हम लोग इसको वहाँ पर देखते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला पर। क्या? एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। देखिए एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो होल नंबर रेशियो होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं, है ना। यानी होल नंबर रेशियो ऑफ एन एलिमेंट, एक मिनट, क्या मैंने बोला कि होल नंबर जो रेशियो होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको बोलते हैं। तो होल नंबर रेशियो ऑफ एन एलिमेंट present in a compound are called क्या? एम्पेरिकल फार्मूला। एंड मास ऑफ this are also called एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला मास कहलाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो आएगा उसका जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसका मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास होता है। वैसे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है H2SO4, यह लिखा हुआ है CO2, यह लिखा हुआ है H2O,
यह लिखा हुआ है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज लिखा हुआ है। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर होल नंबर रेशियो देखते हैं। तो इसका देखो सिंपल, हम इसको सिंपल और नहीं कर सकते, तो इसका जो यही होगा एम्पेरिकल फार्मूला H2SO4 ही होगा इसका एम्पेरिकल, यानी ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CO2 भी को हम और होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो में इसको हम नहीं कर सकते, तो इसलिए CO2 क्या होगा इसका ये मालिकुलर फार्मूला है और एम्पेरिकल फार्मूला, तो ये सेम होंगे। H2O के भी केस में ये सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो CHO इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस हमको आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस में क्या होता है कि अगर डिफरेंस हमको नहीं पता रहता तो वहाँ पर क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में बेसिक डिफरेंस, आप अगर हम लोग कहें जैसे CH3COOH, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग इसका जो लिखेंगे C2H4O2, तो इसका जो एम्पेरिकल देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, सारे डिवाइड हो जाएंगे 2 से, ठीक है, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो में इसको हम लोग ला सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा CH2O, ये इसका क्या होगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता है कि वहाँ पर होल नंबर रेशियो कितना है एलिमेंट का। तो यहाँ पर देखो रेशियो कितना है 1:1:1, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 1:2:1 आएगा, यहाँ पर 2:1 आएगा, यहाँ पर 1:2 आएगा, और यहाँ पर 2:1 कितना आएगा 4 आएगा। तो ये क्या है, ये सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी उसको और हम ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको और सिंपल नहीं कर सकते तो क्या हो जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ से एक चीज़ और निकल गई कि एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफर ही हो, सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, अभी इससे पहले वाले टॉपिक में मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जा करके देखिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है और मोलर मास है ना, मोलर मास, उसमें मैंने डिफरेंस आपको बताया हुआ है, जा करके वो वीडियो आप उसको देख सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया और मैंने अभी लिखा भी था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट या एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी टोटल नंबर ऑफ atoms of an element present in a molecule are called molecular formula, ठीक है। जैसे सपोज करिए क्या है कि H2SO4 टोटल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, जैसे मैं C6H12O6 लिखता हूँ टोटल मॉलिक्यूल है, जैसे मैं C12H22O11 सुक्रोज लिखता हूँ टोटल, यहाँ पर क्या है प्रेजेंटेशन है। अगर मैं लिखता हूँ H3PO4 टोटल प्रोडक्ट है, H2CO3, तो ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकते हैं, H2O भी मॉलिक्यूलर है, CO2 भी है ना, SO3 भी हो सकता है, तो ये सब क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। या कोई साल्ट भी लिख सकते हैं, Na2SO4 भी लिख सकते हैं, ये सब क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, ओके। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ऐसे हम लोग करते हैं। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, एक रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन क्या है, हम लोग आज इसको देखते हैं, ठीक। देखिए
आपने अभी देखा था कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस क्या है, या एम्पेरिकल मास मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू पेरिकल फार्मूला, यानी n नंबर से इसको हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए n क्या है, होल नंबर रेशियो है, वेयर n इज होल नंबर रेशियो, होल नंबर है यहाँ पर। देखिए होल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 डैश, यानी फ्रैक्शनल नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, पूरा एक नंबर होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब n अगर हम लोग यहाँ पर लाते हैं तो n क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला होगा ना, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग n को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, एम्पेरिकल फार्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया, तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर n की वैल्यू हमको पता हो जाए तो हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला अगर पता हो जाए तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n की वैल्यू फाइंड करने के बाद एम्पेरिकल फार्मूला भी हम बताएंगे कैसे फाइंड करना है, और उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये फार्मूले याद रखिएगा। और यहाँ पर एक और है ना, यानी मॉलिक्यूलर मास, एक मिनट दिख रहा है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कहीं से निकालना हो तो हम लोग उसको वेपर डेंसिटी गिवन होगी, अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी न्यूमेरिकल के अंदर आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, या तो वेपर डेंसिटी गिवन होगी, है ना, तो उससे हम लोग क्या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेंगे, अभी हम बताएंगे कैसे निकालना है। तो हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लिए, फिर हम लोग वहाँ का एम्पेरिकल फार्मूला पता होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुँच जाएंगे। तो इस पर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है लगभग, है ना। तो आप किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला या कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको गिवन है तो वहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले के बेस पर हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक टेबल हम लोग बनाते हैं कि टेबल कैसे वहाँ पर हमको मिलती है। उस एलिमेंट लिखते हैं, परसेंटेज लिखते हैं, एटॉमिक मास, मोल ऑफ एटम्स कितने होंगे ये कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड कर देंगे मास अपन मोलर मास से, फिर मोलर रेशियो निकालते हैं, जो आता है उसको सिंपलेस्ट से डिवाइड करके उसका रेशियो निकालते हैं, सिंपलर रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक टेबल है, इसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जा कर के कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं फटाफट कि यहाँ पर क्या होगा। एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, देखिए द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का गिवन है आपका
78 एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन दिया है कार्बन और क्या है, कार्बन दिया गया है और हाइड्रोजन यहाँ पर गिवन है। कार्बन है कितना 92.4% और आपका हाइड्रोजन है 7.6%। ठीक है, ये इतना परसेंटेज है। एटॉमिक डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। क्या है, आपको मोलर मास दे रखा है या मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, आपको कार्बन और हाइड्रोजन है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये परसेंटेज 100 में होता है। अगर ये वैल्यू जो है आपकी, ये जो टोटल वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी 100 नहीं आ रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वहाँ पर आपको दिया गया होगा, यानी ऑक्सीजन कहीं ना कहीं वहाँ पर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका अगर ये जो परसेंटेज वैल्यू है, ये अगर आपकी 100 नहीं आती तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा। उसको हम लोग ऐड कर लेंगे और 100 से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ऑक्सीजन का वहाँ पर परसेंटेज वैल्यू होगी। बात क्लियर है? चलिए, अब एटॉमिक मास देखिए, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, अब मोलर मास यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मोलर मास का मतलब ये मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल्स ऑफ एटम निकालना है, तो यहाँ पर ये कैसे आ जाएगा, यानी ये क्या होगा कि मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये पता ही है। तो मास क्या है, ये जितनी परसेंटेज में वैल्यू आएगी वही उसका मास रख लेंगे, है ना। तो कितना है 92.4 अपॉन मोलर मास कितना है 12। ठीक है, ये कितने मोल्स होंगे, इसका कितना आएगा 7.6 अपॉन 1, ये कितना आएगा आपका 7.6 ही आ गया। ओके, ये वैल्यू क्या आ गई 7.6 ही आ गई। और ये वैल्यू कितनी आएगी 72, है ना। और यानी 6, 8, 80, है ना। 84 मतलब हो गया 6, हाँ 7.7 ये आएगी वैल्यू। ठीक, अब देखिए जो वैल्यू छोटी हो उससे उसी को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मोलर रेशियो का मतलब जो वैल्यू छोटी हो उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितनी आएगी 7.7 अपॉन 7.6 और यहाँ पर क्या आएगी 7.6 अपॉन 7.6। ये कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट 1, ये भी 1 आएगा। ठीक है, तो यानी रेशियो यहाँ पर क्या आ गया 1:1 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो एम्पेरिकल फार्मूला निकल के आएगा, यानी एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आ गया CH11। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एम्पेरिकल फार्मूला आ गया कंपाउंड का। हम एम्पेरिकल मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होगा, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास 1 है ना, तो 12 + 1 = 13 आ गया। कितना आ गया 13 आ गया भाई। एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या आएगा 12 + 1 एम्पेरिकल यानी 13 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू निकालेंगे, तो चूँकि n = क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो ये कितना है 78/13, है ना। सिक्स टाइम ये जाएगा, क्या जाएगा 6 टाइम ये कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा 6 और 6, यानी यहाँ पर बेंजीन होगा C6H6, ये निकल के आया। C6H6 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फार्मूला आपका होगा वो क्या होगा बेंजीन यहाँ पर निकल के आएगा। n की वैल्यू जितनी निकल के आएगी
यहाँ देखिए इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 6 त्रिक यहाँ पर 13 78 है ना, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आएगी वैल्यू, और 6 वैल्यू होने पर ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसी तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल में यहाँ पर अगर कोई वैल्यू निकल करके 0.5 आती है, ऐसे आ जाती है, तो इसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से जो यहाँ पर क्या हो जाए, एक होल नंबर आ जाए। तो होल नंबर करने के लिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आ सकता है, 3 आ सकता है, और यहाँ पर भी उतने से कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अगर पॉइंट में वैल्यू आती है तो उसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। बाकी ये फ्री का ही होता है, इसमें कैलकुलेशन है। ये टेबल याद कर लीजिएगा, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल ऑफ एटम, तो मास अपन मोलर मास कर देंगे। जो परसेंटेज यहाँ पर है उसको हटा करके सीधे उसको मास से डिवाइड कर देना, एटॉमिक मास से निकल के आ जाएगा। यहाँ होल नंबर रेशियो निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 1, और वही चूँकि 1 1 है तो वैसे होल नंबर ही है तो होल नंबर को लिख देंगे, ठीक है, जितना भी आएगा। अगर पॉइंट में आता है और 1.5 आता है तो उसको हम लोग, अगर 1.4 आता है तो उसको हम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करने का करेंगे, ठीक है। तो जैसा न्यूमेरिकल होगा वैसा ही हमको यहाँ पर करना है, ओके। तो ये हमारा टॉपिक आज रहा कि हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बात की। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री में हम गैल्वसैक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं इस पर बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।